हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। पीएमएफ आईएएस की बुक से दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 इवोल्यूशन ऑफ द बायोस्फीयर। देखो ये जो चैप्टर है ना दोस्तों, ये एक्चुअली ज्योग्राफी का चैप्टर है। जब हम ज्योग्राफी के अंदर ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो ओरिजिन ऑफ द अर्थ, तो वो अगर टॉपिक इतना बड़ा है ना, तो उस टॉपिक के अंदर इतना छोटा सा सिर्फ एक पार्ट होता है इवोल्यूशन ऑफ द बायोस्फीयर या इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर क्या है कि इन्होंने इस टॉपिक को अपनी बुक में इतना ही बड़ा टॉपिक प्रेजेंट करके डिटेल में प्रेजेंट कराया हमें, जितना इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एक टॉपिक हमें देखने को मिलता है। डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी। और जो पीएमएफ की जो ज्योग्राफी की बुक है, 11th और 12th में तमिलनाडु और एनसीईआरटी का जो पूरा का पूरा आपका करिकुलम है, उसमें आपके लिए कि हेल्पिंग हैंड बनेगा। स्पेसिफिकली जब आप ओरिजिन ऑफ द अर्थ के कंटेक्स्ट में पढ़ते हो, थ्योरीज लाइक बिग बैंग थ्योरी, या फिर एक छोटा सा एटम था, वो चक्री की तरह डिस्क की शेप में घूमता घूमता उससे एक सूरज निकला और हमारे नवग्रह निकले, बड़े सारे पत्थर निकले, चट्टानें निकली जो कि आकाश में घूमते रहे, जिसको फिर आप अंग्रेज़ी में नाम देते हो प्लैनेट, सन, पूरे का पूरा सोलर सिस्टम, मीटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, ये सारी चीज़ें जो निकली, ये हम इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के कंटेक्स्ट में जानते हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले एक झलक हम जानेंगे कि जो जीवन है, जीवन की शुरुआत के पीछे थ्योरी क्या है। आज की क्लास में पहले थ्योरी जानेंगे, उसके बाद जैसे जैसे जीव जंतु बढ़ते चले गए तो सबसे पहला कौन था, सबसे बाद में कौन आया, और अल्टीमेटली हमारी डिस्कशन इस पॉइंट पे आके तो रुकती ही है हर एक सब्जेक्ट के अंदर, ज्योग्राफी, साइंस एंड एनवायरनमेंट, के मानव जीवन कब से स्टार्ट हुआ, ह्यूमन लाइफ कब से स्टार्ट हुई। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, काफ़ी कोशिश करना आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाओ। जहाँ तक मेरी समझ कहती है, यूपीएससी अब वैसे भी उन टॉपिक्स को छूने वाला है आने वाले सालों के अंदर जिस पे अभी तक उसने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से मतलब पता होने चाहिए, ठीक है। इन टॉपिक्स को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड ये थोड़ा सा टॉपिक आपका साइंटिफिक टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसको यहाँ से डिटेल में कर रहे हो तो 11th की जो तमिलनाडु और एनसीईआरटी है, उसकी मेहनत आपकी पूरी पूरी बच जाएगी। वहाँ पर एक जो टॉपिक आता है पूरा ऐसा, ये जो स्केल देख रहे हो अगले पेज पे दिखाता हूँ, ये सेम ये हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी और तमिलनाडु की बुक के अंदर एक गिवन है टेबल। इतना डिटेल में नहीं है लेकिन है टेबल गिवन, तो आपकी वहाँ पर मेहनत बच जाएगी आपकी, ठीक है। अब ना स्टार्ट कराने से पहले एक क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन मैं आपके दिमाग में पहले रेज कर देता हूँ, और धीरे धीरे चैप्टर जैसे ही प्रोसीड होता चलेगा हम इस क्वेश्चन को मिटाते चलेंगे। क्वेश्चन ये है, मैं एक चीज़ क्लेम कर रहा हूँ सबसे पहले, अर्थ के पास सबसे पहले गैसेस में ऑक्सीजन था ही नहीं, O2 नहीं था। और मैं फिर भी एक चीज़ क्लेम कर रहा हूँ, O2 नहीं था, इसके बावजूद भी लाइफ जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी। मानव जीवन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जीवन किसी ना किसी प्रकार में एग्जिस्ट कर रहा था। ये कैसे पॉसिबल है भाई? बचपन से लेकर हमें तो यही सिखाया जाता है कि ऑक्सीजन के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है, कोई भी हो जाए। ये नहीं है, तुम तो क्लेम कर रहे हो कोई चीज़ यार, मैं तो एक थ्योरी पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम तो उठाकर किसी का नाम बता रहे हो। बोलो क्लियरली, बोलो क्लियरली, तुतलाना हकलाना नहीं है। क्लियरली इंटरव्यू रूम की तरह बोलो उसको। हाँ, ऑक्सीजन के बिना भी क्या जीव जंतु की लाइफ पॉसिबल होती है?
सर्वाइव करते हैं। अब बोलो आश्रम में उनका नाम क्या होता है? ब्रॉडर कैटेगरी क्या है? एनारोबिक बैक्टीरिया, और डेफिनेशन इसकी क्या होगी? दोज बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ऐसा एक बैक्टीरिया का अगर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं तो अम्ब्रेला टर्म हो गया। एग्जांपल बोलो, अभी तो बोला मयूर आपने, क्या हो गया? साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, आई एम सॉरी, चेक करा क्या इसको? यहाँ पर आपको नाम दिखेंगे बड़े सारे एनारोबिक बैक्टीरिया के, बैक्टीरियोइड्स एंड क्लोस्ट्रीडिया। आप क्लोस्ट्रीडिया लिख लो। सॉरी फॉर साइनोबैक्टीरिया। उसको मतलब ऑक्सीजन चाहिए है ना अपने सर्वाइवल के लिए। अच्छा हुआ अभी क्रॉस चेक कर लिया आपने, अभी देख लिया क्या श्रेया? क्या लिखा हुआ था कहीं? क्लोस्ट्रीडिया, डन। तो ये चीज़ याद रखना, ये एक इंट्रोडक्शन के लिए हमारे लिए ठीक है, और अभी हमें काम भी आएगा आगे चलकर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक चीज़ से कि अगर हमें इस चीज़ को पहचानना है, जानना है कि जीवन कैसे स्टार्ट होता है पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी कैसे बनी और क्या क्या चीज़ें, क्या क्या घटनाक्रम पूरा का पूरा हुआ, तो इसको हम लोग ज्योग्राफी में, साइंस में या एनवायरनमेंट में कहते हैं हम लोग, एनवायरमेंटल स्टडीज़ में, जो कि अगेन पार्ट होता है साइंस एंड ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन का, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ओके, जीटीएस, जियोलॉजिकल टाइम स्केल अर्थ की, देख रहे हो कि तब पहले मैं मार्क कर देता हूँ आसानी से, अर्थ की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बात करता है। अर्थ की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को एक तो वो डिवाइड करता है और क्रॉनिकलाइज करता है। यहाँ पर क्रॉनिकल्स लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊँ हिस्ट्री में क्रॉनिकल्स का मतलब होता है हिस्ट्रीज, एंड बेसिकली यहाँ पर क्या मतलब है इसका? सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जिसके बारे में फैक्चुअल और डिटेल्ड तरीके से कभी भी बात हो, उसको कहते हैं क्रॉनिकलाइज करना या फिर क्रॉनिकल्स। सीरीज़ ऑफ इवेंट्स जिसके बारे में फैक्चुअल और डिटेल्ड तरीके से बात हो, उसको कहते हैं क्रॉनिकल्स। ठीक है, एक एक टर्म को समझते चलो, आराम से बच्चों की तरह समझाऊंगा पूरे चैप्टर। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल डिवाइड करता है और क्रॉनिकलाइज करता है अर्थ के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में स्पेसिफिक इवेंट्स के बेसिस पर। अभी मैंने आपको बोला ना कि सीरीज ऑफ इवेंट्स, तो डेफिनेट इवेंट्स जो होते हैं उनके बेसिस पर, और उन इवेंट्स में एक बेसिकली हमें चेंज देखने को मिलता है अर्थ के फिज़िकल फीचर में। मतलब जब जब वो चेंजेस आते हैं तो पृथ्वी पर हमें कुछ कुछ फिज़िकल फीचर्स के अंदर चेंज देखने को मिला, केमिकल चेंजेस हुए, और कुछ बायोलॉजिकल फीचर्स जो थे या तो वो इवॉल्व हुए या वक्त के साथ चेंज होते चले गए। एंड बायोलॉजिकल फीचर्स में बेसिकली बात होती है लाइफ की, और लाइफ की बात अगर ना हो तो लाइफ को पैदा करने वाली लिविंग कंडीशंस की। अब ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसके बारे में आपको एक ना क्रोनोलॉजी आ सकती है कि सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे छोटा क्या होता है। एक ऐसा क्वेश्चन अगर बन जाए तो बहुत लोगों से बन नहीं पाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि वो कहेंगे हाँ ठीक है थोड़ा सा ज्योग्राफी में हमने देखा था इसका। क्योंकि ना जनरली मैं आपको बताऊँ यूपीएससी की प्रिपरेशन में ना कि हम लोग ये डिवाइड कैसे करते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, इसका सिर्फ एक ही सोर्स गिवन होता है हर किसी के पास, क्या?
11th क्लास की NCERT का जो पहला चैप्टर है ना ज्योग्राफी का, बस उसी के अंदर ये चीज़ गिवन होती है। बाकी आपको कोई ऐसी बुक या कोई हमारा जो रेगुलर स्टडी मटेरियल होता है वहाँ पर ऐसे कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो प्राइमरीली जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बेसिस पर अर्थ की जो डिफाइंड डिविजन्स हैं वो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सबसे बड़ा ईएन। ईएन के ना अलग अलग फेजेस थे, जैसे टाइम के बेसिस पर जो ईएन डिवाइड हुआ शुरू में, तो अगर मैं इसको 1 मानूं तो इसके पार्ट्स हैं कुछ। एक है हेडियन, दूसरा आर्कियन, तीसरा प्रोटीरोजोइक एंड चौथा फेनीरोजोइक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो पहले 3 है हेडियन, आर्कियन एंड प्रोटीरोजोइक, ये जो 3 ईएन है, फर्स्ट 3 ऑफ दीज इनको कलेक्टिव तौर पर हम लोग 1 + 2 + 3 को हम लोग कहते हैं। यहाँ तक अगर आप इसको मान लो, इधर तक प्री कैम्ब्रियन सुपर ईएन। तो शुरुआत हुई एक्चुअली सुपर ईएन से, नंबर 1, जिसके 3 पार्ट थे हेडियन, हेडियन आयन, आर्कियन आयन एंड प्रोटीरोजोइक आयन। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो सबसे बड़ी एक हैपनिंग हुई HAP हैप। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल तरीके से ईएन चलते रहे लाइक फेनेरोजोइक। अब जो एक ईएन होता है वो डिवाइड होता है एराज में, वो डिवाइड होता है एराज में। अगर हम सुपर ईएन ना मानते तो वैसे तो एक ईएन ही है, लेकिन ईएन की डिवीजन होती है उसके बाद एराज में। एराज डिवाइड होते हैं पीरियड्स में, और पीरियड जो है दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है इपॉक, और कई लोग इसको एपिक भी कहते हैं, लेकिन एपिक ना बोल के हमें इसको इपॉक ही बोलना चाहिए। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, यूके इंग्लिश उस हिसाब से बोला जाता है, लेकिन इसको इपॉक कहते हैं। ठीक है, ये एक अंग्रेज़ी सेंस में आपको, अंग्रेज़ी लैंग्वेज के अंदर आपको एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल की क्लासिफिकेशन जो है वो देखने को मिलती है। पहला सुपर ईएन, दूसरा ईएन, तीसरा एरा, फिर पीरियड और फिर लास्ट में इपॉक। अब यहाँ पर जो सुपर ईएन, अब मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए लेकिन एक समझने के लिए बस मान लो कि सुपर ईएन का जो एक पूरा का पूरा जो एक दौर था, ठीक है, या फिर सुपर ईएन भी अगर ना कह के मैं उसको एक नाम दूँ, प्री कैम्ब्रियन सुपर ईएन। इसके 3 पार्ट थे, हेडियन, आर्कियन और प्रोटीरोजोइक। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं हेडियन आयन के बारे में। हेडियन आयन जो है बेसिकली ये टाइम पीरियड क्या है, 4540 से लेकर 4000 MYA तक। अभी MY क्या होता है, मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, इसको माया नहीं कहा जाएगा, MYA का मतलब है मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, अगेन यहाँ पर मुझे ये बताओ कि ये जो ईएन है ये डिक्रीजिंग सेंस में क्यों जा रहा है, 4500 से 4000 पे कैसे चला गया। धीरे धीरे करके हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं जब हम ये जानेंगे कि मानव जीवन कब स्टार्ट हुआ, राइट, समझ गए ना। तो ये चीज़ है। हेडियन ईएन के बारे में एक चीज़ याद रखना कि इस टाइम पर इट रिप्रेजेंट्स द टाइम, एक ऐसा वक्त को रिप्रेजेंट करता है जब हमें कोई भी जीव जंतु जीवन के कोई भी ट्रेसेस देखने को नहीं मिलते हैं किसी भी फॉर्म में। अब जब मैं ये लाइन बोल रहा हूँ किसी भी फॉर्म में, तो मेरा किसी भी से मतलब होता है, या किसी भी साइंटिस्ट का किसी भी टर्म से मतलब होता है
कि अगर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ जीवन को पहचानना है तो उसके लिए एक चीज़ जो काम आती है दैट इज फॉसिल। कोई रिलायबल फॉसिल नहीं मिला जो कि एक जीवन को प्रूव कर सके, ठीक है। एंड फॉसिल बेसिकली आप जानते ही हो, इट इज अ प्री हिस्टोरिक प्लांट और एनिमल रिमेन्स जो कि जर्नली एक रॉक में एम्बेडेड होते हैं, यानी कि दफन होते हैं। ओके, ये जो हेडियन आयन था, साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवर करा इसके बारे में हमारे सामने डिस्कवरीज के कुछ पहलू हैं, कुछ कंक्लूजन्स हैं हर एक एएन की, ठीक है। 100% तो अपनी माँ की कसम खा के तो कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन जो भी हैं जिस पे हर एक साइंटिस्ट जनरली मोटा मोटी एग्री हुए, वो सारे रिसर्च वर्क हमारे सामने यहाँ पर शेयर करा हुआ है साइंटिस्टों ने। टेम्परेचर जो था इस टाइम पर अर्थ का बहुत ज़्यादा गर्म था, हद से ज़्यादा गर्म था, और अर्थ की हालत ये थी, अर्थ एक मोल्टन फॉर्म में बिखरा बिखरा सा एक ग्रह था, जिसकी शुरुआत कुछ साल पहले हो तो गई थी, लेकिन वो जो एक डिस्क थी जिससे सूरज बना, 9 ग्रह बने, और भी प्लैनेट्स हो सकते हैं बने, लेकिन आप समझ जाओ कि मैं मरकुरी से प्लूटो तक की बात कर रहा हूँ जनरली। उस टाइम पर ये सारे ग्रह ठंडे हो रहे थे और अर्थ भी धीरे धीरे करके ठंडा हो रहा था, लेकिन इट वॉज वेरी हॉट एंड इट वॉज इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट जब अर्थ की चल रही थी, अर्थ पर 2400 घंटे, लाखों सालों तक, लाख भी मेरे को बोलना कम पड़ेगा यहाँ पर, करोड़ों सालों तक वॉल्केनिक इरप्शंस अर्थ पर होते रहे। जब वॉल्केनिक इरप्शन आज भी होता है कहीं पर भी, तो वॉल्केनो की एक खास बात होती है, क्या ये हमें ज्योग्राफी की बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक हमने गेन करी उससे हमारे काम आएगा भी। आप जानते हो नीचे क्या होता है, कौन सा चेंबर? और मैग्मा चेंबर किसकी वजह से होता है? मेंटल की वजह से, ठीक है। अब अगर अर्थ बन गया था, अर्थ के साथ ही क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड भी धीरे धीरे करके तो डेवलप हो ही रही थी, धीरे धीरे हो रही थी। अब जो भी फिनोमेना था उस टाइम पर रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर डेफिनेटली ये वॉल्केनो फट रहा था, अंदर से मैग्मा बाहर निकल रहा था, एंड ये क्या निकल रहा है बाहर? जब मैग्मा बाहर निकलता था हम इसको क्या कहते हैं? लावा, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे करके लिखते चलेंगे, अभी हम सिर्फ इतना डायग्राम पे अभी इसको छोड़ रहे हैं, लावा। अब जब लावा बाहर निकलता है तो लावा कैसी स्टेट में होता है? एक मिनट रुको, सबसे पहले आप लोग मुझे लावा की कुछ क्वालिटीज़ बता सकते हो क्या? यहाँ पर लिखता हूँ मैं, नंबर 1 बताओ, लावा किस स्टेट में होता है? मोल्टन स्टेट में होता है। अगर लावा मोल्टन स्टेट में होता है तो उसके पास क्या होता है? एक तो एक क्या फैक्ट है? लावा बॉम्ब्स। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है, राइट? और क्या होता है? अगर ये पानी की फॉर्मेट में, मोल्टन फॉर्म में, तो मैं इसको क्या ऐसा कह सकता हूँ कि इसके अंदर वाटर वेपर होता है। और ये धरती के नीचे से आ रहा है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इसके अंदर अदर गैसेस भी होती हैं? हाँ कि ना बताओ, है ना? अब ये जो
गैसेस जो अभी तक धरती के नीचे कोर मेंटल क्रस्ट तक जो दफन थी, अब ये वॉल्केनिक आउटगैसिंग, अब इसको अपने आज की वॉल्केनिक की आज के वॉल्केनो की समझ से इसको रिलेट मत कर लेना कि नहीं नहीं सर वॉल्केनो में तो ऐसा होता है ना वैसा होता है। ये भयंकर लेवल के वॉल्केनो थे, ठीक है, भयंकर लेवल के, विनाशकारी, अर्थ को पूरा का पूरा पिघला कर रख देने वाले। इतनी जल्दी इनका सरफेस ठंडा ना होने वाला, ठंडा होगा तो लगभग उसको मान के चलो आप कम से कम लाखों साल, करोड़ों साल, ये फेज़ है, ठीक है। तो वॉल्केनिक आउटगैसिंग का मतलब ये है जब ये वॉल्केनो जो थे ये फूट रहे थे तो लावा वगैरह मैग्मा वगैरह बाहर निकल रहा था, वो छोड़ो, लेकिन गैसेस जो थी वो पास आउट हो रही थी जो कि धरती के नीचे दफन थी, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से गैसेस जो थी अर्थ के इंटीरियर में वो बाहर जा रही थी। और कहाँ जा रही थी? गैसेस जो थी अर्थ के इंटीरियर से बाहर निकली और कहाँ जाकर पहुंची? एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। इस प्रक्रिया को ध्यान से सुनना, इस प्रक्रिया को स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3, इन तीनों को कॉम्बिनेशन में हम लोग कहते हैं आउटगैसिंग। आउटगैसिंग आज भी यही कहते हैं, ऐसे ही तो होता है। बताओ, जब भी वॉल्केनो जब इरप्ट होता है अंदर से गैसेस नहीं निकलती हैं? बोलो जरा, धुआं उठने लग जाता है धीरे धीरे करके जब वॉल्केनो के बारे में पता लगता है लोगों को, फिर लोग वहां से भागना शुरू करते हैं, है ना। और ये सब कुछ लावा बॉम्ब्स वगैरह जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, वाटर वेपर, कार्बन बॉम्ब्स वगैरह, ये सब कहाँ जाते हैं? आकाश में, एटमॉस्फेयर के साथ मिल जाते हैं, राइट। तो आज भी इसको या हमेशा इसको आउटगैसिंग कहा जाता है। और प्रॉपर नाम देना है तो क्या ऐड कर दूँ उसके आगे? वॉल्केनिक आउटगैसिंग। लेकिन मैंने आपको ये क्यों बताया, इसका भी एक रेफरेंस देना चाहूँगा। ये क्यों बताया मैंने? मैं चाहता तो अभी पहले ही बता देता वॉल्केनिक आउटगैसिंग स्टेज नंबर 1, 2, 3। देखो, आउटगैसिंग ना अलग अलग तरीक़ों से भी हो सकता है। बड़ी सारी जगह में जहाँ से धरती के अंदर से हॉट वाटर स्ट्रीम्स निकल रही होती हैं, जैसे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जगह का नाम है हेमकुंड साहिब, के ठंडी कुछ कुछ जगह होती है और वहाँ से गर्म पानी जो निकल रहा होता है। और कई लोगों की धारणा होती है कि अगर इस पानी को नहा लो या इससे पी लो तो जो शारीरिक बीमारियाँ हैं या शरीर के ऊपर कुछ स्किन डिसीज़ है या कुछ भी है तो वो उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं एज अ यूपीएससी स्टूडेंट, एज अ साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले स्टूडेंट, कि ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं। अर्थ पे ठंडी से ठंडी जगह पे भी खौलता हुआ पानी निकल सकता है, क्योंकि वो धरती के अंदर से आता हुआ एक बॉइलिंग स्टीम है जो कि एक छेद से अगर वो बाहर निकलती है तो लोगों को झरने की तरह वो लग रहा है ना। और कई जगह पर जहाँ पर वो मड निकलती है, कीचड़ निकलता है, तो लोग उसमें नहाते भी हैं, क्योंकि जैसे पहाड़ों से जब पानी आता है तो अपने साथ वो जड़ी बूटियाँ मिक्स कर लाता है और वो हिमालयन वाटर्स बहुत अच्छा शीतल जल बन जाता है पीने लायक, जिसके फ़ायदे काफ़ी होते हैं। इसी प्रकार से धरती के अंदर से जब ये कुछ गैसेस और ये जो पानी वगैरह निकलते हैं और ये किसी चीज़ में मिक्स हो जाए, लाइक कीचड़ या किसी रेत वगैरह में, तो वो भी एक औषधि टाइप बन जाती है, राइट। तो मैं वॉल्केनिक आउटगैसिंग टर्म इसलिए यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि आउटगैसिंग अलग अलग प्रक्रिया से हो सकती है। वॉल्केनिक आउटगैसिंग एक जस्ट पार्ट है, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसकी वजह से गैसेस जो अर्थ के अंदर दफन हो, मैं आखिरी टाइम रिपीट कर रहा हूँ, और जब वो एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाएं तो उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं आउटगैसिंग। जब ऐसा वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से हो तब उसका नाम होगा वॉल्केनिक आउटगैसिंग, ओके। अब मेरी बात ध्यान से समझना। ज़्यादातर जो शुरू में, ये मैं आपको ज्योग्राफी की बुक से बता रहा हूँ, पूरा टॉपिक आपका वही पूरा चैप्टर जो है ना, क्या नाम है उसका, बिग बैंग थ्योरी वाला, वो ख़त्म हो जाएगा आपका यहीं से, ठीक है। जो वॉल्केनिक आउटगैसिंग के टाइम पर जब शुरू में जब ये अर्थ जब ठंडा हो रहा था और ये सारी प्रक्रिया हो रही थी, सबसे ज़्यादा गैसेस जो रिलीज़ हुई थी वो थी
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ठीक है, ये सब कुछ कहाँ जा रहा था? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जब ये गया तो इसकी वजह से हमें हमारा सबसे पहला प्राइमरी, फर्स्ट या नेसेंट स्टेज का सबसे पहला फॉर्मेट का हमें मिला हमारा एटमॉस्फेयर। ये जो नेसेंट, फर्स्ट, प्राइमरी जो मैंने वर्ड कहे, ये प्राइमोडियल के मतलब होते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी में आशमा याद है हम लोग बात करते थे प्राइमोडियल इमेजेस के बारे में, जो सिगमंड फ्रॉयड के जो एंटी साइकोलॉजिस्ट थे वो बात करते थे, है ना। फर्स्ट पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सेकंड क्या होती हैं, तब हम जानते थे प्राइमोडियल इमेजेस कि छोटा एक बच्चा हो, उसको जैसे मोल्ड कर दिया जाए तो जैसे उसने हरकतें बचपन में सीखी होती हैं वही उसके साथ लाइफ टाइम कैरी आउट होती हैं, वही होती है उसकी प्राइमोडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर मतलब सबसे पहला एटमॉस्फेयर अर्थ को उसका मिला वॉल्केनिक आउटगैसिंग की वजह से। लेकिन अगर मैं आपको प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर के बारे में बताऊं, इसका मतलब सिर्फ डिक्शनरी मीनिंग नहीं है कि आप प्राइमोडियल को मतलब समझ लो प्राइमरी एटमॉस्फेयर, हमें अपना एटमॉस्फेयर मिल गया जिसके अंदर CO2 और वाटर वेपर ठूस के वॉल्केनिक प्रक्रिया की वजह से भरे जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए जानने वाली बात ये है भाई साहब, जब ऑक्सीजन या इन सब की बातें नहीं हो रही हैं तो ये सब कुछ धीरे धीरे प्रक्रिया आगे चलते चलते कैसे आगे बढ़ रही है। और सबसे तंग करने वाली बात तो ये दिख रही है मुझे, ओशन कैसे बन गया। मोल्टन स्टेट में अर्थ पड़ा हुआ है, वॉल्केनिक आउटगैसिंग हो रही है, ओशन कैसे बनने लग गया यार। ओशन क्योंकि आप समझ रहे हो ये आपकी बाथरूम की बाल्टी का पानी नहीं है, पूरी जिंदगी ऐसी बाल्टी भरते रहोगे ना, अरबों खरबों जन्म भी ले लोगे, उसको कहते हैं ओशन। ठीक है, ये ओशन कैसे बन गए इतनी सारी प्रक्रिया के अंदर, इतना भरपूर मात्रा के अंदर पानी कहाँ से आ गया। तो उसके लिए ना सबसे पहले एक बार के लिए प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर पे चलते हैं ज़रा। जो प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर है, अभी ये स्टेटमेंट अधूरी छोड़ी है अभी मैं इसको और समझाना है, लेकिन पहले प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर पे पहले फोकस करवाता हूँ। आपको पता है अर्थ शुरू में जब वो बना तो उसको कहा जाता है वो एक गैस क्लाउड था, राइट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ज्योग्राफी की बुक्स में, वो एक सिर्फ एक नेब्यूला था, है ना। डिस्क शेप एक क्लाउड था जो कि बन रहा था, ठंडा हो रहा था, एक्सपेंड हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। हमारा जो प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर था वो भी एक गैस क्लाउड की फॉर्मेट के अंदर ही था, याद रखना। यानी कि ये जो सारी आउटगैसिंग होते होते ऊपर जाके कलेक्ट हो रही थी ना, देखो ऊपर कुछ था तो है नहीं, खुला आसमान था, मतलब बिल्कुल आपको आज जैसे बादल ये सब दिखते हैं ना, आप इमेजिन कर लो इन सारे बादलों को हटा दो, बिल्कुल छत्र छाया को ऊपर से पूरा हटा दो, इमेजिन कर लो चीरा हुआ आसमान दिख रहा है बस आपको, कुछ भी नहीं है ऊपर। अब ये जब धीरे धीरे गैसेज वगैरह जब ऊपर जाकर टिकती थी ना, तो ये धीरे धीरे करके गैस क्लाउड की फॉर्मेट के अंदर जाके, मतलब आप समझ लो कि पहला बादल गया, दूसरा बादल मतलब गया नहीं, ऊपर जाके बादल बन रहा है, दूसरा तीसरा बादल बन रहा है, उनके फिर झुंड बन रहे हैं, धीरे धीरे करके ऐसे कॉटन जैसी कुछ चीज़ें मेरे को देखने को मिल रही हैं ऊपर। ये धीरे धीरे एक प्रक्रिया थी, इसी को बोला जाता है प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर। और ये जो गैस क्लाउड था जिसने हमारे सन और प्लैनेट्स वगैरह बनाए, बिल्कुल ये प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर भी ऐसे ही था, जैसे नेब्यूला की तरह। अब ज्योग्राफी की बुक से एक बात बता देता हूँ, ये प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर के अंदर शुरू में कौन कौन सी गैसेज हैं, साइंटिस्टों ने क्या पता लगाया कौन कौन सी गैसेज थी इसके अंदर। इसको यहाँ लिखता हूँ, प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी गैसेज थी, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, टैटू करवा लेना शरीर पे अपने। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन,
ammonia, and water vapor. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये दोनों कहाँ से जा रहे थे, 5 और 6, ये ज़्यादातर कहाँ से जा रहे थे? वैसे तो सारे ही जा रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पहुँच रहे थे। ठीक है, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने अभी आपको बताया ना सबसे ज़्यादा पहुँचने वाली यही थे, सबसे ज़्यादा मात्रा में ये निकल रहे थे। ठीक है, ये 6 के नाम याद रख लेना, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, एमोनिया, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड। इनका क्योंकि एक छोटा सा बॉक्स होता है जो कि बोल्ड कलर में गिवन होता है हमारी ज्योग्राफी की बुक्स में। ये आज आपको यही याद हो जाएगा, आपकी मेहनत बच जाएगी। ओके, यहाँ तक अभी आपको बात क्लियर हो गई। लेकिन प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर के बारे में अभी मुझे और कुछ बताना है। प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर जो था, इसको एक टर्म से डिनोट करके बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म। ये एक ना रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। अब ये रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर वाला ये नहीं होता कि एटमॉस्फेयर छोटा हो रहा है, कम हो रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। इसका कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं होता, ये एक कंसेप्ट होता है। सॉरी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर उसको बोला जाता है जब किसी भी हमारे दिमाग में क्या आता है कि एटमॉस्फेयर का मतलब ये होता है भाई कुछ हो चाहे ना हो, हमें इन सब में क्या मिसिंग एलिमेंट दिख रहा है, क्या मिसिंग दिख रहा है? ऑक्सीजन, है ना। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर उसको बोलते हैं कभी भी कोई भी एटमॉस्फेयर हो जिसके अंदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन या दूसरे कुछ रिएक्टिव ऑक्साइड्स अगर हमें देखने को ना मिले, वही जैसा कि आपने बोला ना शायद कि जो ऑक्सीडेशन को कैरी आउट करेंगे। अगर हमें ये देखने को ना मिले ये दो चीजें, तो उस एटमॉस्फेयर को हम लोग क्या नाम देते हैं? अब आप ये चीज समझने लग जाओ। अगर कल को इंसानी एक्टिविटीज की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस की वजह से अगर CO2 वगैरह या दूसरी गैसेस ज़्यादा भरने लग जाएं और कल को साइंटिफिक रिपोर्ट्स आने लग जाएं कि ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन एज अ गैस कम हो रहा है एटमॉस्फेयर की कॉन्सेंट्रेशन से, या दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या रिएक्टिव ऑक्साइड्स कम हो रहे हैं, हम क्या कहेंगे? हमारा एटमॉस्फेयर कैसा बनता जा रहा है? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये टर्म आज जान लिया आपने। अब जब हम एनवायरनमेंट के आगे के लेक्चर्स में क्या कहते हैं उसे, ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जब करेंगे ना, तब आपकी बहुत हेल्प होगी यहाँ पर। ठीक है, इस कंसेप्ट को लेकिन होल्ड करके रखना। अभी तक यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको। और ठीक है, अब आपने प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर के बारे में सीख लिया जितना सीखना था आपको। वापस आते हैं इस लाइन पे, वॉल्केनिक आउटगैसिंग पे। इस वॉल्केनिक आउटगैसिंग ने बनाया प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर, जो कि एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। अब मैं कंक्लूड क्या कर सकता हूँ? भाई अच्छी बात है, वॉल्केनिक एरप्शन अगर हो रही थी, कुछ गैसें जाकर हमारा एटमॉस्फेयर बना रही हैं, लेकिन दुख की बात क्या है, शोक मनाने वाली बात क्या थी इसके अंदर? क्या नहीं है उस एटमॉस्फेयर में? अभी भी ऑक्सीजन नहीं है। और आज के समय में जब हम बोलते हैं लाइफ या फिर लिविंग कंडीशन, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी होती है पृथ्वी पर? ऑक्सीजन, राइट? इतना समझ गए? यानी कि अभी भी ना लाइफ और लिविंग कंडीशंस मुझे देखने को नहीं मिलेंगी, जो कि ज़्यादातर आ सकती हैं। एनारोबिक कंडीशंस के अंदर बैक्टीरिया कितने ही ज़्यादा ग्रो कर लेंगे, क्या ग्रो कर लेंगे? ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना बना देंगे। जो चीज़ जिस प्रक्रिया से बनती है वो तो वैसे ही बनती है, जो चीज़ जैसे सर्वाइव होगी वो तो वैसे ही सर्वाइव होगी।
लेकिन ये मिस्ट्री मुझे अभी भी समझ में नहीं आई, ये ओशन वाली। इस मिस्ट्री को अब इस लाइन से सिंपल तरीके से डीकोड करते हैं। वाटर वेपर जो कि एटमॉस्फेयर में जाकर पार्ट बन रहा था गैस क्लाउड का अलॉन्ग विथ CO2, हुआ क्या, इन सारी गैसेस की, स्पेशली वाटर वेपर की, आगे चलकर वक्त जैसे आगे बीता और भर भर के ये ऊपर जाके कलेक्ट हो गए। अब आपको पता है जब भी एक बादल बनेगा, बादल का एक तय सीमा का एक भार होता है, एक वजन होता है ना, पढ़ा था ना हमने ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में। अब वो बादल की एक तय सीमा के बाद क्या होता है, उसका वजन लेने की क्षमता जो है उसके अंदर खत्म हो जाती है। ये तो ऐसा कुछ है तो नहीं श्रेया ना कि उस जमाने में कुछ और था, इस जमाने में कुछ और होगा। ये तो अर्थ के बेसिक फंड हैं जो कि शुरू से जब से अर्थ बना वैसे ही काम करते हुए आए और वैसे ही काम करते रहेंगे, है ना। वाटर वेपर का आगे जाके आसमान में ऊपर चल के क्या हुआ, उसका हुआ कंडेंसेशन। और बस एक बार देरी थी इस कंडेंसेशन प्रोसेस को स्टार्ट होने की, बस उसके बाद तो आउटगैसिंग हो ही रहा है, पीछे से गैसेस जा ही रही हैं, ऊपर जाके कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। और इसी की वजह से बने हमारे ओशंस। लाखों सालों तक पृथ्वी पर बारिश होती रही है फिर, और जब ये बारिश होती रही है तो इसका परिणाम क्या निकला, ये जो बोली जा रही थी लाइन, इस लाइन को अब मैं ठंडी कर देता हूं ब्लू कलर से। अर्थ वॉज मोल्टन। जब भी पानी किसी चीज के ऊपर गिरता है तो वो चीज जलती रहेगी क्या, गर्म रहेगी क्या वो चीज, बताओ, नहीं, सॉलिडिफाई हो गया अर्थ, ठीक है, सॉलिडिफाई हो गया अर्थ। अब जब ऊपर से बारिश गिर रही है, यहां पर ऐसी बात करना मूर्खता हो जाएगी मेरे लिए और आप लोगों के समझने के लिए कि वाटर वेपर का कंडेंसेशन हो रहा था और वाटर वेपर गिर रहा था। दूसरी गैसेस को साइड हटाकर गिरता है पानी। ऊपर जो गैसेस होती है, जब भी बारिश होती है हमारी छत पर, हमारे घर पर या कहीं पर भी, तो दूसरी गैसेस को साइड कर सिर्फ वाटर वेपर आता है नीचे से, कि वो पानी अपने साथ और भी चीजें मिक्स कर लेता है। अब मेरी बात ध्यान से समझो नेक्स्ट कंसेप्ट। जब ये बारिश हो रही थी तब वाटर वेपर तो चलो ठीक है, वो तो अच्छी चीज है। ये जो CO2 है ना, ये इसके साथ गिर रहा था। मोल्टन अर्थ जो था वहां पर बड़े बड़े गड्ढे थे, बहुत विशाल गड्ढे थे, उनमें ये लाखों साल की बारिश से पानी भरता चला गया। पानी जो गिर रहा था उसमें CO2 भी था, और ऐसे करते करते ओशंस के अंदर आज अधिक मात्रा में आपको नीचे के लेवल पर दफन फॉर्म में CO2 देखने को मिलेगा, जो कि सेटल्ड फॉर्म में है। यानी कि प्राइम मॉडियल एटमॉस्फेयर ने हमारा क्या काम कर दिया, क्या बोलते हैं इसको एनवायरनमेंट के इनिशियल चैप्टर में हम लोग, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। सेटल हो गया वो ओशन के अंदर, और जब वो सेटल हुआ होगा तब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये सब मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सब भी हो गया होगा, है ना। लेकिन आपने एक रिपोर्ट देखी है, जब मैं एक चैप्टर करवा भी रहा था आपको, मैं बर्फों के बारे में, ग्लेशियर्स के बारे में बता रहा था, मैंने बोला था ना बड़ी सारी कंट्रीज जो हैं, चाइना, USA वगैरह, ये एंटार्क्टिका वगैरह में ग्लेशियर्स में जाकर मीथेन कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिससे रिपोर्ट ये कहती है कि मीथेन बाहर आने लग जाएगा। मैंने बोला था ना आपको कि मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके मीथेन ये कैसे पहुंचा वहाँ पर, यार ये ओशंस के अंदर मीथेन कैसे आ गया। अब ओशन का पानी, चाहे श्रेया पानी की फॉर्मेट में समझ लो, चाहे ग्लेशियर की फॉर्मेट में समझ लो, रहेंगे तो वो ओशन ही, राइट। डिपेंड करता है ना, कहाँ का पानी ठंडा है, कहाँ का पानी बर्फ़ बन गया, कहाँ का पानी आइसबर्ग बन गया, कहाँ का पानी ग्लेशियर बन गया, कहाँ का पानी सिर्फ पानी है। तो इस प्रक्रिया से आज भी हमें ओशंस के अंदर मीथेन जो है वो दफन फॉर्मेट के अंदर देखने को मिलता है।
along with कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। इसलिए कहते हैं कि ओशन को या ओशन की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा अगर छेड़ो तो मीथेन जब वहाँ से रिलीज होने लग जाता है ना, तो साइंटिस्ट बड़े असमंजस में आ जाते हैं। तो आप समझ गए कि ये पहुंचा कैसे? बताओ आज के बाद किसी को भी समझा पाओगे कि ये कैसे आया मीथेन और CO2 वगैरह क्या ओशन में होता है कि नहीं होता? बताओ। ठीक है। और इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से आज में जब इंसान इसको छेड़ने लग जाते हैं ना, नेचुरल प्रक्रिया से ईश्वर ने तो इसको दफन करवा दिया था, अब इंसानी प्रक्रिया से दोबारा जब रिलीज होने लग जाएंगे, बस शुरुआत क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग की। यही है पूरी साइकिल, बस सिंपल सी बात। लेकिन घुमा फिरा के वहीं दोबारा, अर्ली एटमॉस्फेयर कंटेन्ड ऑलमोस्ट नो ऑक्सीजन। ठीक है, इट कंटेन्ड ऑलमोस्ट नो ऑक्सीजन। इसको अभी मत देखना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है अभी। अपने आप को मत थकाना भी, पहले चैप्टर कंप्लीट कर लो, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके इजी होती चली जाएंगी आपके लिए। जब ये पानी गिर रहा था, पानी गिरना शुरू हुआ, अर्थ मोल्टन था, अब पानी कैसा होगा? गरम तवे के ऊपर जब आप पानी छिड़कते हो तो क्या होता है? भाप निकलती है, वो तवा क्या हो जाता है? ठंडा। ओवर टाइम अर्थ कूल्ड, जिसकी वजह से सॉलिड क्रस्ट जो थी वो फॉर्म हुई। लावा वगैरह भी काफी हद तक शांत हुए। अब लेकिन जो लावा वगैरह थे, वॉल्केनिक इरप्शंस जो थी, मोल्टन मैग्मा जो था, इतना ज़्यादा पृथ्वी पर CO2 पहुंचा चुके थे, हाइड्रोजन पहुंचा चुके थे और वाटर वेपर पहुंचा चुके थे कि पूरा का पूरा अर्ली एटमॉस्फेयर जो था वो इन गैसेस से, CO2, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, मीथेन, एमोनिया, इन सब से भरा हुआ था, भरपूर था। और CO2 की मात्रा तो काफ़ी हैवी थी, अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। अब लेकिन इतना ज़्यादा मैग्मा, लावा, मोल्टन फॉर्म में इतने सालों तक अर्थ पर अगर है तैनात है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रही हैं, पानी की कुछ चंद बौछारें और जो ओशन जो बन रहे हैं, पानी हज़ारों सालों की बारिश होती जा रही है, लेकिन इसकी अर्थ की तपिश को शांत करना इतना भी आसान नहीं था कि बारिश हुई और ओशन बन गए और पानी एकदम ठंडा हो गया। साइंटिफिक अनुमानों के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं एक बात, लिक्विड वाटर जो कि ओशन के अंदर सबसे पहले आया था, वो एग्जिस्ट कर रहा था और उसका सरफेस टेम्परेचर 230 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन हम एक बात को जानते हैं, हमें विज्ञान, साइंस आज के समय में 6th क्लास की NCERT ये बताकर चली जाती है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कौन से डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है? 100 पे। 100 पे पानी पानी नहीं रहेगा, पानी क्या बनना शुरू हो जाएगा? भाप, राइट? लेकिन ऐसा यहां पर क्या हो गया, 230 डिग्री सेल्सियस की गर्माहट है, लेकिन फिर भी सरफेस टेम्परेचर की 230 डिग्री सेल्सियस की गर्माहट है, लेकिन फिर भी लिक्विड ओशन वाटर एग्जिस्ट कर रहा है, वो इतनी जल्दी जल्दी भाप नहीं बन रहा था। बिकॉज एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 27 एटमॉस्फेयर्स, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने का बेसिकली होता है
हम दूसरा टर्म इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, बैरोमीटर्स, है ना। लेकिन अगर हम इसको बोलें साइंटिफिक, कोर साइंटिफिक वे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 27 एटमॉस्फेयर्स अबव। और ये कहाँ से आ रहा था इतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर हैवी CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन थी, इसने पानी को लिक्विड बनाकर रखा। मैं जानता हूँ अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको एक कंसेप्ट जानना पड़ेगा अभी, एम्बिएंट प्रेशर वर्सेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड रूम टेम्परेचर का, जो कि अगला टॉपिक है आप। लेकिन उससे पहले नंबर को छोड़ो, आप इतना समझ जाओ अभी के लिए, रीज़न अभी मैं देता हूँ आपको उसका ऐसा क्यों हुआ, आप इतना समझ जाओ, बहुत ज़्यादा सेल्सियस डिग्री की गर्मी होने के बावजूद भी लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर रहा था, वो भाप नहीं बना। और इसके पीछे एक रीज़न था कि 27 एटमॉस्फेयर से ज़्यादा का एटमॉस्फेरिक प्रेशर था उस टाइम पर, हैवी CO2 की कॉन्सेंट्रेशन थी एटमॉस्फेयर में। और कुल मिलाकर 100 बात की एक बात फैक्ट यही था कि वाटर वॉज लिक्विड, वो भाप नहीं बना, वाटर पेपर नहीं बन रहा था, इट वॉज प्योरली लिक्विड। कैसे पॉसिबल है यार ये, देखते हैं इसको। सबसे पहले इसने हमें साइंस की बुक से निकालकर एक क्वेश्चन पूछा है। अगर ये समझ में आ गया तो ऊपर वाली चीज़ को भी समझना आसान है। पहले मुझे ये बताओ, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, अर्थ पे उस टाइम पर किसी भी प्रकार का प्रेशर या कोई भी जो प्रक्रिया हो रही होगी उसे कंट्रोल करना आसान है क्या? आसान तो छोड़ो, किसी के कंट्रोल में ही नहीं है पहली बात तो। आज के समय में भी अर्थ पे जो प्रक्रिया होती है उसे कंट्रोल करा जा सकता है, उसके लिए स्टेप्स लिए जा सकते हैं, रिपरकशंस को रोकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन काफ़ी हद तक तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाते हैं अगर स्टेप्स लिए जाएं तो, और लंबे समय के अंदर। जैसे एंटार्क्टिका का जो होल था, ओजोन होल, फाइनली हमने क्लोज कर दिया स्टेप्स लेकर, लग गए लेकिन 2 से 3 दशक, राइट। वापस आओ अपने टॉपिक पे। अच्छा, और एक और चीज़, उस टाइम पर, उस ज़माने में, ये जो टाइम पीरियड था, जो भी अर्थ पे प्रक्रिया हो रही थी उनको हम आज की प्रक्रियाओं से रिलेट कर सकते हैं क्या? मतलब जैसे आज हमें जो चीज़ें एक अर्थ पे एक नॉर्मल गति से जो देखने को मिलती हैं, सेम उसी गति की चीज़ें थी क्या? नहीं ना। क्वेश्चन देखो सबसे पहले आप, इज इट पॉसिबल टू बॉयल वाटर? वाटर का स्टेट चेंज करना पॉसिबल है क्या फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट रूम टेम्परेचर? पहले मुझे बताओ, रूम टेम्परेचर पे पानी भाप बनता है क्या? 100 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है, नहीं ना। हाँ, ये कह दो कि धीरे धीरे करते करते वो गायब हो जाएगा कुछ दिनों में, कुछ घंटों में कम हो जाएगी उसकी मात्रा, और कुछ दिनों में पूरा नहीं दिखेगा। लेकिन रूम टेम्परेचर के अंदर आपकी आंखों के सामने वो लिक्विड से गैस बन सकता है क्या? जैसे एक बात बताता हूँ, एक ग्लास पानी को मैं कुछ मिनटों के अंदर गैस पे रख के पूरा का पूरा जो पतीला है उसको मैं बिल्कुल क्लीन कर सकता हूँ कि पानी की एक भाप तक नहीं दिखेगी। ये मेरी आंखों के सामने हो गया, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे नहीं हुआ। रूम टेम्परेचर पे मेरी आंखों के सामने पानी जो है वो गायब हो जाएगा एक पतीले से या एक कप से, एक ग्लास से, यानी कि लिक्विड से गैस बन जाएगा क्या? बताओ, होता है ऐसा कि नहीं होता? पहले ये तो बता दो, सोच रहे हो बैठ के यार। होता है श्रेया? अरे मैं रूम टेम्परेचर की मैडम बात कर रहा हूँ, आपकी आंखों के सामने हो जाएगा। अभी आप मेरी क्लास ले रहे हो, बगल में बोतल रखी हुई आपके, गायब हो जाएगी वो पानी पूरा, 45 मिनट की क्लास में हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा करना अगर साइंटिफिक वे में देखें तो वो कह रहे हैं कि पॉसिबल है क्या? यस, पॉसिबिलिटी तो हर चीज़ की है। ये कैसे करा जा सकता है?
हमें सिर्फ और सिर्फ एम्बिएंट प्रेशर को कम करने की जरूरत है इस केस में। आप में से कितने लोग जानते हैं एम्बिएंट प्रेशर के बारे में? ऑल साइंस ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, प्राउड इंजीनियर्स। यस, है ना? लेकिन अब इसको समझते हैं पहले। आज मैं नहीं जानते ना एम्बिएंट प्रेशर के बारे में, नहीं ना, क्योंकि तुम ह्यूमैनिटीज़ वाले हो, लेकिन आज समझने का मज़ा ही अलग है। समझो पहले ये चीज़ कैसे करी जा सकती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सबके पर्सपेक्टिव से ऐसा समझाऊंगा कि जिसको आता है उसको भी समझ में आ जाएगा, जिसको नहीं आता वो भी इसमें माहिर हो जाएगा। सबसे पहले रूल क्या देखा हमने, वो कह रहा है एक नाम दे रहा है, अभी मुझे नाम नहीं पता, ये टर्म पहली बार आ रही है मेरे सामने। कह रहा है कोई एम्बिएंट प्रेशर नाम का एक शब्द है, कह रहा है उसको कम कर दो, तो रूम टेम्परेचर पे मैं पानी की दशा को बदल सकता हूँ फ्रॉम लिक्विड टू गैस। लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, मैं गर्म करे जा रहा हूँ, लिक्विड को गर्म करे जा रहा हूँ, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते जा रहा हूँ ना मैं, बताओ। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं मैं उसको गैस पे रखा हुआ हूं पानी को, और एक प्रक्रिया को इन्वॉल्व कर दूं तो पानी उबल ही नहीं रहा, गैस आपके सामने उतनी ही तेजी से चल रही है, कोई हवा नहीं है, कोई फूंक नहीं मार रहा, कुछ भी नहीं मार रहा। मैं बस कोशिश ये कर रहा हूं, मैं उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का उसे रिड्यूस कर दूंगा। कैसे? एम्बिएंट प्रेशर को कम करके, और ज़्यादा जल्दी उसे भाप में कन्वर्ट कर डालूंगा, उसका एम्बिएंट प्रेशर क्या करके बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको मैं रिड्यूस कर दूंगा बाय रिड्यूसिंग एम्बिएंट प्रेशर। और बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा कैसे दूंगा? प्रेशराइज करके, इंक्रीज करके, है ना? अब देखो, एम्बिएंट प्रेशर जैसे ही कम होगा तो जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो बॉइलिंग लिक्विड से इवेपोरेट हो रहे होंगे, पानी में पहले, आसान भाषा में अगर मैं बोलूं, कुछ बबल्स उठते, धीरे धीरे करके उस पानी की मात्रा गर्म पतीले में कम होने लग जाती है, और वो आंखों के सामने हमारे भाप बनते जितना पानी मैंने डाला था उसकी मात्रा कम होते फिर कुछ भी नहीं रह जाता उसके अंदर थोड़ी देर के बाद, अगर लगातार वो उसी स्पीड पे मतलब बॉयल होता चला जा रहा होता। जो मॉलिक्यूल्स जब इवेपोरेट होते हैं बॉइलिंग लिक्विड से, हमेशा होते हैं, जब जहाँ पर मैं ये शब्द को मेंशन कर दूँ बॉइलिंग प्लस लिक्विड, तो तीसरी प्रक्रिया ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इवेपोरेशन। है ना? तो मॉलिक्यूल्स इवेपोरेटिंग फ्रॉम अ बॉइलिंग लिक्विड, इट मीट लेस रेजिस्टेंस फ्रॉम एयर मॉलिक्यूल्स एंड दे एंटर द एयर मोर इजीली। अगर मैं एम्बिएंट प्रेशर को कम कर दूं तो ये पॉसिबल है कन्वर्ट करना पानी को टू भाप, टू स्टीम एट रूम टेम्परेचर एंड कीप द लिक्विड स्टेट, कीप द वाटर इन लिक्विड स्टेट इवन व्हेन द टेम्परेचर इज अबव 100 डिग्री सेल्सियस। और उन्होंने 100 डिग्री सेल्सियस की लक्ष्मण रेखा क्यों दी है? बिकॉज ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पर पानी बॉयल होता है, और बॉयल होता है इसका मतलब क्या? लिक्विड से गैस बन जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं, जिसको आप लोग जानते हो एम्बिएंट प्रेशर से ज्यादा आप सबसे पहले जानते हो एक टर्म को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, राइट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन होती है जो प्रेशर एयर एक्सर्ट करती है एटमॉस्फेयर में, हवा का दबाव, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर। एयर जिस प्रेशर को एक्सर्ट करती है,
अब एम्बिएंट प्रेशर क्या होता है? आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो किसी ना किसी मीडियम में तो लोकेटेड हो गई होगा, और जनरली मीडियम कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड या गैस। कहीं तो आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा ना, बताओ। हवा में होगा, किसी ठोस चीज पे रखा होगा, पानी में होगा, कहीं तो होगा। तो एम्बिएंट प्रेशर क्या होता है, आराम से समझो। जिस मीडियम में आपने अपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ये उसका प्रेशर होता है। समझने वाली बात क्या है? अगर आपका ऑब्जेक्ट उस मीडियम में रखा हुआ है और ये उस मीडियम का, यानी कि सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का अगर प्रेशर है, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट के आसपास ये एक प्रेशर बिल्ड कर रहा है। श्रेया, कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपके आसपास अभी कोई एक बॉटल रखी हुई है। इस बॉटल के बिल्कुल इमीडिएट सराउंडिंग में सबसे पहले कौन सा मीडियम है, बताओ। आपकी जहां बॉटल अभी कमरे में रखी हुई है या जो भी है, बताओ। आसपास अभी सॉलिड एयर है ना। डब्बे के अंदर पैक है इसमें तुम्हारी बॉटल। मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी अपना पानी। तो जो बॉटल है आपकी, मान लो किसी भी चीज़ में भाई आपने डुबा रखी है पानी के अंदर, जो भी है, लेकिन इमीडिएट कांटेक्ट के अंदर मान लो जनरली बॉटल अभी रखी हुई है आपकी टेबल पर, कमरे में, आपकी चेयर के बगल में, कहीं पर भी एयर के कांटेक्ट में है वो। इस केस में इसका एम्बिएंट प्रेशर कैसे डिटरमाइन होगा? ऑब्जेक्ट क्या है सबसे पहले बताओ? बॉटल। और एम्बिएंट प्रेशर क्या होता है? इट इज द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग एयर या गैस या लिक्विड जो कि इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है एक स्पेसिफिक लोकेशन पर। तो इस बॉटल के कांटेक्ट में भी क्या है? एयर। बॉटल के रेफरेंस में एयर के अगर आप प्रेशर को देखो तो वो एम्बिएंट प्रेशर है। और कोई भी ऐसी बात कर लो, अगर आपको ये दिक्कत आ रही है, आप कहोगे, अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन अभी भी है, कुछ और ले लेते एग्जांपल। कोई भी चीज़ आपने पानी में रख रखी है, आपके घर पे एक एक्वेरियम है, उसमें कुछ मछलियां हैं, कुछ टॉर्टोइज है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इनके इमीडिएट सराउंडिंग में क्या चीज़ है? लिक्विड, पानी। पानी का प्रेशर होता है? बिल्कुल होता है। तो इट इज अ प्रेशर ऑफ द इट इज अ प्रेशर ऑफ द इसके अंदर एक्वेरियम के केस के अंदर लिक्विड, और लिक्विड किसके कांटेक्ट में? इन फिश और इन टॉर्टोइज के कांटेक्ट। ये क्या बन जाएगा? एम्बिएंट प्रेशर। पहले बताओ एम्बिएंट प्रेशर का मतलब समझ में आया? और जब सिर्फ हवा जो है, एटमॉस्फेयर की जो हवा है, एयर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर, जब वो किसी चीज पे दबाव डाल रही होती है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं।
अब आओ वापस इस चीज पर फिर से समझने के लिए। यस, इट इज पॉसिबल टू बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर। एम्बियंट प्रेशर को सिर्फ आपने कम करना है। आसपास का जो प्रेशर था मयूर, वो अलाउ कर रहा था कि खौलता हुआ पानी जो है वो भाप बनकर निकल जाए, यानी कि वो एयर जो थी उस पतीले के कांटेक्ट में वो उसे अलाउ कर रही थी कि जाओ स्पेस बनाकर तुम निकल जाओ। अगर वो अलाउ ही ना करे, अपनी छत्र छाया श्रेया बहुत मजबूत बना ले, तो कैसे निकल सकता है बताओ? वो प्रेशर जो है, एम्बिएंट प्रेशर जो है वो ज्यादा पड़ा हुआ था एयर का, तभी तो वो अलाउ कर रहा है कि जाओ पास हो जाओ, यहां से निकल जाओ। राइट? एक एग्जांपल दूं इसका, एक एग्जांपल देता हूं इसका। देखो ना, आपने एक पानी रख रखा है बॉईल करने के लिए आशिमा, ठीक है? अदरक जिससे कूटते हैं ना, स्टील का आपने वो लिया, एक प्लेट ली, और जिस पतीले में पानी बॉईल हो रहा है आपने पहले वो प्लेट रख दी और उसके ऊपर अदरक कूटने वाला वो रख दिया, यानी कि पूरी तरीके से वो इंटैक्ट हो गया। अब पानी अगर बॉयल होगा तो वो एस्केप होगा क्या? मात्रा उसकी कम दिखेगी आपको कंटेनर अंडर जब तक प्लेट ना खोलोगे। और अगर आप उसको वो होने दो, उतना ही रहेगा पानी, की एस्केप हुआ है बताओ कहीं से भी पानी? बताओ ना वो। अरे जब तक आप उसको खोलोगे नहीं तो भापन के हल्का फुल्का उड़ भी जाएगा, तब तक तो वहीं रहेगा। जैसे कढ़ाई के अंदर मम्मियाँ कोई दाल जो है उन्होंने तड़का लगाया है, कोफ्ते बनाए हैं, कोई भी चीज़ कढ़ाई के अंदर जो बनी है, प्लेट उल्टा करके रख दिया, जब आप खाना लेने अपना खुद का जा रहे हो, मम्मी सो रही है आपकी, उस पर पानी पानी सा नहीं लगा रहता है उल्टी प्लेट पर? होता है कि नहीं होता? मतलब उतना पानी जो एस्केप होना था और वेपर एस्केप करने की जो टेंडेंसी थी उस सब्जी की, वो नहीं हो पाई। चावल को जैसे अगर आप देखो कि वो उल्टे करके रखे हुए हैं, जस्ट मतलब किसी ने नहीं खाए और वो अभी उल्टा उस पर एक प्लेट करके या कोई ढक्कन जो है उसका वो रखा हुआ है। कभी कभार तो बहुत ज़्यादा पानी ऐसे टपकता है, बिल्कुल बूंदे की बूंदे टपकती चली जाती है कुकर के अंदर या जिस भी बोल में चावल रखे रहते हैं, यानी कि वो एस्केप होने की टेंडेंसी उसकी और थी, वो नहीं हो पाई क्योंकि ढक गया वो। यहां पर एस्केप क्या होने देगा लिक्विड को? एयर, है ना? और वहां से प्रेशर हमें कम करना है। तो एज द एम्बिएंट प्रेशर डिक्रीजेस, जो मॉलिक्यूल्स हैं इवेपोरेटिंग फ्रॉम द बॉइलिंग पॉइंट, दे मीट लेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द एयर मॉलिक्यूल्स एंड दे एंटर द एयर मोर इजिली। तो हम लोग बेसिकली बस ये आप समझो कि एम्बिएंट प्रेशर को कम करके ऐसा कर सकते हैं। और उस टाइम पर अगर आप, अब हम, ये तो साइंस हो गई, इसको बाद में जानता हूँ, पहले आप ये बताओ मुझे, ये 230 डिग्री सेल्सियस का सरफेस टेम्परेचर, इतना गर्म सरफेस टेम्परेचर होने के बाद भी लिक्विड वाटर कैसे था ओशन के अंदर? आप क्या कहोगे? ये प्रेशर नहीं, मतलब वो टर्म यूज करो ना, अभी तो बताई थी मेहनत से यार मैंने। ड्यू टू बोलो भाई, एम्बिएंट प्रेशर यार। ओके, क्या वो कम था कि ज्यादा था श्रेया? बॉइलिंग पॉइंट हमें रिड्यूस करना है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? एम्बिएंट प्रेशर रिड्यूस। ये इंटैक्ट कैसे रह गया? किसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। छोटे से 2 पॉइंट और रह गए हैं बस। 1 मिनट रुक जाऊं, 1 मिनट रुक जाओ ज़रा, मैं देख लूँ ज़रा इसको। हाँ, वॉल्केनिक आउटगैसिंग आपको समझ में आ गया, मैंने पूरा बता दिया। उसके साथ लिंक करके मैंने आपको प्राइमोर्डियल इमेज एटमॉस्फेयर बता दिया, फिर मैंने आपको ओशन बता दिया, और एक तरीके से मैंने आपको कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन भी बता दिया। अब जैसे जैसे कूलिंग जो है वो कंटिन्यू रही, डिजॉल्विंग इन ओशन वाटर रिमूव्ड मोस्ट ऑफ द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से क्योंकि CO2 कहाँ चला गया? पानी में, ओशन वाटर्स में।
लेकिन एक इवेंट की वजह से, एटमॉस्फेरिक एस्केपिंग इवेंट, इसकी वजह से, और एटमॉस्फेरिक एस्केपिंग इवेंट ये नहीं कि उस टाइम पर हुआ था, आज भी होता है, आज भी होता है। इसकी वजह से दो गैसेस भाग गई, ये निकल गई बाहर एटमॉस्फेयर से। ये भी तो वॉल्केनिक आउटगैसिंग की वजह से पैदा हुई थी, राइट? हाँ कि ना? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, एमोनिया, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम कैसी गैसेस होती है? अरे यार, वो तो मुझे भी पता है, जब वॉल्केनिक आउटगैसिंग की वजह से निकलती है वो तो ठीक है। हाँ, तो नोबल गैसेस का मतलब क्या होता है? अरे तो यहाँ पर, अरे यार, यहाँ पर रिएक्शन की कोई बात ही नहीं हो रही, मैं तो उनका नेचर पूछ रहा हूँ आपसे। मैं और बताओ इनके पीछे, चलो ठीक है, और बताओ इनका नेचर कैसा होता है, ये एस्केप कैसे कर गई? हाँ ये बोलो ना, कोई चीज भाग रही है, तुम कह रहे हो यार तुम रिएक्ट नहीं करते तरह, और कोई अरे उसको ये तो बताओ भाग क्यों रहा है? हाँ, गलत टाइम पे गलत कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट कर रहे हो तुम इंसानों की। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम आर लाइटर गैसेस। क्या है? इतनी नहीं, लेकिन इसके एस्केप देखो, सिर्फ इनके लाइटर होने की वजह से नहीं भाग गई है। मैंने आपको क्या पता है, एक इवेंट हुआ एटमॉस्फेरिक एस्केप, है ना, ये जल्दी निकल गई। और ऐसा भी नहीं कि मतलब वो बिल्कुल ही नहीं निकल पाया था, वो नहीं निकल पाया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तादाद में निकल गई बाहर। और हाइड्रोजन एंड हीलियम पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा किस में होता है? यस, पढ़ा था ना हमने 6th क्लास की नॉलेज। तो हाँ, एटमॉस्फेरिक एस्केप का इवेंट पहले मैं आपको बताऊं, फिर आगे बात होगी। एटमॉस्फेरिक एस्केप में बेसिकली होता क्या, आज भी जब भी ये हो, ऐसा मत सोचना मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि उस टाइम का इवेंट था, उस टाइम पर ये पहली बार हुआ था और आज होता रहता है अभी भी। यहाँ पर क्या होता है, प्लेनेटरी एटमॉस्फेरिक गैसेज जो होती हैं वो एस्केप कर जाती हैं। कहाँ एस्केप कर जाती हैं? आउटर स्पेस में, आउटर स्पेस में। यानी कि इनका लेवल कैसे बढ़ता जाता है? सबसे पहले एटमॉस्फेयर की कौन सी स्टेज होती है? ट्रस्ट मी, याद है? जल्दी बताओ। फिर 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 ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। हाँ, फिर उसके बाद, हाँ वो चलो ठीक है आ गया। उसके बाद आउटर स्पेस। देख रहे हो कहाँ से कहाँ भागा आज में ये, ठीक है। अब एक और बात, ये होता कैसे, गैसेस भाग कैसे जाती हैं? जैसे कभी ये प्रक्रिया होती है तो ये तो लाइटर गैसेस थी, लेकिन मैं तो आपसे एक क्लेम कर रहा हूँ, आज भी होता है ये चीज़ें, तो है ना, आज भी होती हैं। जब ना गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बताओ, जब किसी मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी जो होती है
वो ओवरकम कर जाती है ग्रेविटेशनल एनर्जी को। इसका मतलब क्या? एक मॉलिक्यूल इतनी स्पीड से भागता है, ग्रेविटेशनल एनर्जी हमेशा क्या करेगी? ग्रेविटी पूरे अर्थ का क्या होता है? स्ट्रिक्ट टीचर होता है। कहाँ घूम रहे हो? नीचे बैठो। वहां नहीं जाना, नीचे बैठो। ज्यादा ऊपर मत तोड़ो, नीचे बैठो। यही करता है ना ग्रेविटी, बताओ। और बहुत बार हमारी जिंदगी में हमारे ऊपर लगाम लगाने वाले जो होते हैं उनसे बच के निकल जाते हैं हम लोग। तो कभी कभार कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इस प्रकार से होती है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी को ओवरकम करके, आउटपास करके, धोखा देके वो बगल से कट लेते हैं। और जिसको बोला जाता है व्हेन मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है वो इतनी तेजी से उसमें भाग रहे होते हैं उस स्पीड में, विच इज फास्टर देन, एक टर्म यूज कर रहा हूं मैं आपके सामने, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से जब वो जाता हो। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कॉरिडोर पे, दरवाजे पे बॉडीगार्ड्स खड़े हुए हैं, वो भी नहीं रोक सके। समझ गए? ये समझ में आया? एक चीज और बताता हूं। जब ये कूलिंग कंटिन्यू थी, हम ये लाइन जो पढ़ रहे थे, डिजॉल्विंग इन ओशन वाटर रिमूव मोस्ट ऑफ द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब राइटर हमसे जनरली क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ग्लोबल कूलिंग ने CO2 रिमूव कर दिया था एटमॉस्फेयर से, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है? बताओ, उल्टा इसका क्या होगा? दोबारा मतलब रिलीज कर देती है, यही तो आप बोलोगे ना। ग्लोबल कूलिंग ने CO2 रिमूव कर दिया एटमॉस्फेयर से, और ग्लोबल वार्मिंग क्या करती है? दोबारा एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के रखती है, एक्टिवेट कर देती है। इसी के कंटेक्स्ट में मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के 5 से 6 पॉइंट देता हूं। आपकी जिंदगी भर की जो ग्लोबल वार्मिंग की जो डिस्कशन है ना, वो यहां पर वाइंड अप हो जाएगी। अभी मैं आपको देखो अपने पर्सनल नोट्स या कोई भी जो चीज़ है वो इसलिए नहीं देता क्योंकि फिर आपको ना वो वाली हैबिट पड़ जाएगी कि हम ना सर जैसे नोट्स बनाएंगे, हम ना ये काम करेंगे कि ये बड़े से बड़े टॉपिक को देखो 5 लाइनों में लिख कर ले आते हैं जितना 150 वर्ड्स में चाहिए हमें। मैं पहले चाहता हूँ कि आप ना टॉपिक से धुरंधर बन जाओ। क्यों? जो मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ों को छोटा कंप्रेस करके जो देता हूँ वो आपको अच्छी लगेगी, लेकिन उससे आपका ना प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। क्यों? आपको कंसेप्ट ना काटने की आदत हो जाएगी अभी से ही। और आप जानते हो प्रीलिम्स तो आज के टाइम में ओशन हो रखा है पूरा का पूरा। मेंस क्लियर करना इतनी मुश्किल बात नहीं है, मुश्किल है ही नहीं। पहली बात है मेंस इज़ नॉट मुश्किल, मुश्किल वर्ड यूज़ ही नहीं करना चाहिए मेंस के लिए। लेकिन प्रीलिम्स के अंदर क्या है कि नॉलेज में अगर चीटिंग करोगे तो यार प्रीलिम्स क्लियर वो दरवाजे ही पास नहीं होने देगा आपको, वो एस्केप वेलोसिटी हावी रहेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग की मैं आपको आज एक पॉइंट बताता हूँ। अब ग्लोबल वार्मिंग के देखो कोई शर्म वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ ना, बताना ज़रा ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। मैं भी देखना चाहता हूँ, बता कर दिखाओ इसकी डेफिनेशन आज कोई, बताओ। UPSC एस्पिरेंट्स 6 महीने से मेरे साथ हैं, बताओ डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग जल्दी। 30 सेकंड्स का टाइम होता है आपके पास UPSC की में इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। डिफाइन करो ग्लोबल वार्मिंग को, बताओ। वही डेफिनेशन जो आप UPSC में लिखोगे जिसके बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे, वो वाली बताओ। अच्छा,
हाँ ठीक है। 2 लाइन की इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लिखनी होती है बस। ठीक है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है लेकिन आपने पूरा 150 वर्ड्स बोल दिया। सही है, दूर मतलब कोई वरी करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन वेल ट्राइड एंड बहुत अच्छी चीज़ है। सही बोला बिल्कुल, ऐसे कोई गलत वाली बात नहीं है। लेकिन एक प्रिसाइज टर्म में मैं आपको बताऊँ। अच्छा बताओ, ये तो बता दिया आशिमा, अब ये बताओ ग्लोबल वार्मिंग तो चलो उन्होंने सही बताया। तो ठकुराइन कुणाल कोई भी आप लोग मुझे ये बताओ, क्लाइमेट चेंज कैसे अलग होता है ग्लोबल वार्मिंग से, बताओ बताओ श्रेया। तो ग्लोबल वार्मिंग शॉर्ट टर्म की होती है। अच्छा उल्टा बोल के यस यस यस, क्लाइमेट चेंज ना जब होता है उसका वन ऑफ द रिपरकशन की फॉर्म में निकलता है ग्लोबल वार्मिंग। हाँ उसी 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 से रेट करके बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ कैसे। वाइसी वर्सा हो सकता है, डोंट वरी, लेकिन आज के समय में जो रियलिटी है ना वो ये है, क्लाइमेट चेंज एक लंबे समय का बहुत लंबा इवेंट है श्रेया, राइट। कंट्रोल होने को वो हो भी जाएगा, बीच में से दोबारा रिवर्स होकर लौट आएगा। जैसे ओजोन होल बच गया, होल बड़ा होने से भर गया, वो होल बर्बाद कर देता है अंटार्कटिका को पूरे का पूरा, पिघला के रख देता ग्लेशियर, है ना। और कितने सारे आइलैंड कंट्री डूब जाते हैं। क्लाइमेट चेंज अपने रास्ते में लंबे समय में चलता हुआ ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया को पैदा कर सकता है। क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है आज के समय में? नहीं, किसकी वजह से, किसकी वजह से? इंसानों की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रहा है? इंसानों की वजह से। अबे शर्म मत करो, गाली दो अपने आप को, तुम्हारे तुम लोग की वजह से बोलो है ना। वो नहीं, वो मानूंगा ही नहीं मैं, वो यूपीएससी भी नहीं मानेगा, साइंटिस्ट भी नहीं मानेंगे, ठीक है। और आप लोगों ने टर्म तो सुनी होगी जो कि इस चैप्टर में दोबारा क्वेश्चन आएगा, देखो आपके लिए। इसी में आएगा, किसमें आएगा? हाँ हाँ, इसी में। फिर से आ गए, देखो ईवीएस के आपको बुक में इनिशियल चैप्टर में तीसरी बार दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन, है ना। 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था ये। और क्या है इसका आंसर? इंसानों के ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड नेचुरल सोर्सेज के मिसयूज की वजह से, नेचुरल हैबिटेट के लॉस या तितर बितर होने की वजह से, इकोसिस्टम के डिस्ट्रक्शन होने की वजह से, पॉल्यूशन और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज होने की वजह से पूरी की पूरी जो एक स्पीशीज़ की प्रजाति है या प्रजातियां हैं वो लुप्त हो सकती हैं, है ना। लेकिन ये डिबेट तो चलो ठीक है तो आप समझ गए श्रेया, पहले बताओ क्या कौन किसकी वजह से होता है? क्लाइमेट चेंज के बड़े सारे रेपरकशंस हैं, उनमें से एक इफेक्ट है उसका ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये एटमॉस्फेयर में कलेक्ट हो जाते हैं।
ये एटमॉस्फेयर में कलेक्ट हो जाते हैं, और कलेक्ट होने के बाद ये क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब सनलाइट एंड सोलर रेडिएशन। ये आपने लेक्चर देखे इनिशियली, ये इसमें मैंने बता रखा था ये पूरे के पूरे अर्थ का डायग्राम बनाकर कि कैसे होता है ये। अच्छा, ये आपको मतलब खुद से पता है ये वाला कंसेप्ट। अब इसमें होता क्या है, सनलाइट और सोलर रेडिएशन जो है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं ये पॉल्यूटेंट्स। याद है ना शिमा, मैंने लेक्चर वो लिया था जो मैंने बताया था, बिगड़ेल बच्चे, इन्वायरमेंट के अंदर भी बताया था, ज्योग्राफी के अंदर भी बताया था, इनिशियल चैप्टर्स के अंदर। ये जाने नहीं देते, एस्केप नहीं होने देते मेहमानों को, याद है। मैं सबसे पहले आपसे एक फ़र्क जानना चाह रहा हूं ताकि आप रियल एग्जाम के अंदर गलती ना करो। सोलर इंसोलेशन और सोलर रेडिएशन में क्या फ़र्क होता है? सन की किरणें जो अर्थ पर आ रही होती हैं उसको क्या कहते हैं? इंसोलेशन। पूरे दिन वो पड़ती हैं, शाम को कितने बजे के बाद लौटना स्टार्ट हो जाती हैं? बस लौट जाती हैं। टाइमिंग तेरे को पता है? तो शाम को, जैसा कि हमारी आशिमा ने बोला, 6 बजे के बाद वो लौट जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मतलब जैसी बस धूप ढली और वो लौटने लग जाती हैं। लौटने के टाइम पर वो आराम से एस्केप हो जाती हैं दोबारा, कल सुबह फिर से आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब ना धरती पर एक प्रक्रिया होने लगी है। क्या? वो प्रक्रिया कुछ ये है कि जो ये पॉल्यूटेंट्स के नाम हम दे रहे हैं, CO2 और दूसरे एयर पॉल्यूटेंट्स, ये पॉल्यूटेंट्स क्या करते हैं, इनके अंदर ना हीट ट्रैपिंग मैकेनिज्म होता है। इनको क्या पसंद होती है? बहुत ज़्यादा गर्मी। जब अर्थ से ये सूरज की किरणें वापस लौट रही होती हैं, 1 मिनट देना बस मुझे, ज़रा इसको मैं बनाकर दिखाऊं आपको। इनकमिंग सनरेज को क्या बोलोगे? आउटगोइंग को क्या बोलोगे? सोलर, रेडिएशन। जब ये टकराकर यहां से वापस जा रही होती हैं, अब समझो इस चीज को, जब ये यहां से टकराकर सरफेस से टकराकर वापस जा रही होती हैं, कितने बजे आशिमा? 6 बजे के आसपास, है ना। तो दोस्तों 6 बजे ऐसा कुछ नहीं होता कि 6 बजे ही जाएंगे आप लोग। इस गलत फैक्ट को, मतलब कुछ फैक्ट समझ के याद कर लो इसको, मतलब समझ जाओ इवनिंग टाइम। ठीक है, ये हमारी आशिमा की इन्वेंशन है।
सनसेट है ना, हाँ ठीक है। तो सोलर इंसोलेशन, सोलर रेडिएशन, जब ये सोलर रेडिएशन हो रहा होता है, अब यहाँ पर क्या होता है, ऊपर बन जाती है कभी कभार एक ये एक छत्र छाया। किसने बनाई है? ये कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं, CO2, ठीक है, और दूसरे हीट एब्जॉर्बिंग पॉल्यूटेंट्स। अगर इस पिंक लेयर, मैंने पिंक इसलिए बनाया, हीट एब्जॉर्बिंग लेयर, ठीक है, अगर मैं ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं हीट ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट्स, आगे बढ़ने से पहले इनकी लिस्टिंग अगर मैं आपको दे दूं तो इनके नाम हैं CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तो और एक और चीज़ खतरनाक जो होती है वो होती है, एक ग्रुप होता है, वो क्या कहते हैं उसको, सिंथेटिक, हाँ, फ्लोरिनेटेड। सिंथेटिक फ्लोरिनेटेड गैसेस और वाटर वेपर। ये प्लीज़ 5 नाम याद रखना आप लोग। ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर जितने ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होंगे, अभी आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पर CO2, चांसेस है ना कि एस्केप हो जाएगा। ये क्लाइमेट चेंज हुआ और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही, यहाँ आ गया मीथेन, अभी भी एस्केप हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज हुआ, ये बढ़ता रहा, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, सिंथेटिक फ्लोरिनेटेड गैसेस, और इन सब की मात्रा बढ़ती रही। अब कहीं से जगह दिख रही है आपको, अगर मैं इसको ऐसा भर दूं बाहर निकलने की, जब ये बाहर ही नहीं निकल पाएगा तो मुझे भी बताना, ये सब कुछ ट्रैप होके नहीं रहेगा यहाँ पर, और ये गर्म नहीं होने लगेगा। बोलो, सर्दियों के दिनों में आशिमा, एक जो आग की भट्टी है खुले आसमान के नीचे रख रखी है हमने छत पर, और हाथ हम लोग ताप रहे हैं वहाँ पर, तो चलो वो ठीक है, लेकिन अगर उसी को आप कमरे के अंदर लाकर रख दो तो वो जान भी ले लेती है, बर्निंग अंगीठी, राइट, है ना। बचपन से हमें बताया जाता है, ये चीज़ सिखाई जाती है कि बर्निंग अंगीठी को कभी भी कमरे के दरवाजे बंद करके नहीं रखा जाता, सोते हुए जान ले लेती है वो। क्यों? वहां पर कोई एस्केप मैकेनिज्म नहीं है। आपको लगेगा कमरा कितना गर्म हो रहा है, कितना कोजी कोजी सा हो रहा है सब कुछ, लेकिन सुबह उठ वेंटिलेशन ना हो, हाँ, तब भी हो जाता है। नहाते हुए सर्दियों में अगर भाप बहुत ज़्यादा बाथरूम के अंदर बढ़ते हैं, कई लोगों को दिक्कत होने लग जाती है, और स्पेशली उन लोगों को जिनको दिक्कत होती है ब्रोंकाइटिस और अस्थमा की, उनको अटैक हो सकता है नहाते नहाते पड़ जाए अंदर ही, अगर वहाँ पर कोई एग्जॉस्ट वगैरह या कुछ भी ना हो, एस्केप मैकेनिज्म ना हो, है ना, वेंटिलेशन का कोई साधन ना हो। श्रेया पहले बताओ, ये कंसेप्ट समझ में आया इतना यहाँ तक? अब आगे की लाइन में ये बताना चाह रहा था, नॉर्मली इस रेडिएशन को एस्केप होना था, हो जाना चाहिए था, और वो वापस गई इसलिए था लौटकर, ठीक है, लेकिन नहीं हो पाया।
ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये इस हीट को ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से प्लांट क्या होता है, आने वाले सालों के अंदर गर्म से गर्म बनता जाता है। और ये जो हीट ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट जो होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। और इनके इंपैक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। और ऐसे पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर और सिंथेटिक फ्लोरिनेटेड गैसेस। शॉर्ट में समझ में आ गया आज? बताओ, ग्लोबल वार्मिंग अच्छे से सारे एंगल कवर करवा दिए मैंने आशा में, जितनी जरूरत है हमें लिखने की। नंबर 1, ग्रीन हाउस गैस तब अकर होता है जब CO2 और दूसरे एयर पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में कलेक्ट हो जाए। वो करेंगे क्या, नंबर 2, वो एब्जॉर्ब करेंगे सनलाइट को और सोलर रेडिएशन को, ठीक है, जो कि बाउंस बैक हुई है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, टकराने के बाद। जैसे आज मैं आपकी भाषा में बोलूँ तो शाम को 6 बजे बोरिया बिस्तर उठा के लौटना चाह रही है, ठीक है। नॉर्मली उसने अपने घर लौट जाना था, लेकिन आपने उनकी फील्डिंग करवा रखी है। आपके बिगड़ैल बच्चे आश्रम में उनको पकड़ लेते हैं रेलवे स्टेशन पर, एटमॉस्फेयर में एस्केप नहीं होने दे रहे उनको, जिसकी वजह से जो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, दे ट्रैप द हीट एंड कॉजेज प्लैनेट टू गेट हॉटर। और ये जो हीट ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और इनके इम्पैक्ट को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो क्या क्या था, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड्स, सिंथेटिक फ्लोरिनेटेड गैसेस एंड वाटर वेपर। समझ में आया अच्छे से? बिल्कुल। ठकुराइन कोई दिक्कत लगी, कोई टफ लगा कुछ? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।